वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब क्योंकि बिल्कुल लास्ट के डेज आ गए हैं, मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो भी करवाऊंगी। पर अभी हाल फिलहाल बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी और इवन मुझे भी लगा कि एक मैं भी तो क्वेश्चंस उन्हीं में से इंक्लूड करती हूँ, तो मुझे भी लगा कि हम एक बार पहले PYQ कर लेने चाहिए, सो दैट अभी भी अगर कोई टॉपिक रह गया है बच्चों का तो आप उसको कवर कर सकें। ठीक है, तो इस सेशन में हम करेंगे HTET PYQ 2018 के क्वेश्चन। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ केमिस्ट्री एंड बायो के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई। ठीक है, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पेयर इज एक्सक्लूसिवली ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं that have lost most or all of their ओरिजिनल फंक्शन, जो भी उनका ओरिजिनल फंक्शन है, थ्रू इवोल्यूशन। जैसे जैसे वो इवॉल्व हुए तो वो अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर चुके हैं, चाहे वो हमारी बॉडी में हो चाहे वो हमारी बॉडी में ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन है कॉकिस एंड पिना मसल्स, कॉकिस एंड प्रीमोलर्स, कॉकिस एंड इंटरकोस्टल मसल्स, कॉकिस एंड फेशियल हेयर इन वीमेन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कॉकिक्स एंड पिना मसल। क्यों होगा? क्योंकि जो जो कॉकिक्स है यानी कि जो है हमारी कॉकिक्स जो होती है वो होती है टेल बोन। टेल बोन यानी जो रेमिनेंट ऑफ ए लॉस्ट टेल, मतलब जो हमारे पास जो टेल चली गई है, लॉस्ट हो गई है, उसका बचा हुआ है। ठीक है, पिना मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे ईयर के अराउंड होते थे, जिसकी वजह से कुछ एक एनिमल्स जो है वो जिन्हें हम मूव करते थे ताकि जो एनिमल जो है वो साउंड को एग्जैक्ट लोकलाइज्ड कर सके। ठीक है, पर अब भी ऐसा कोई फंक्शन उनका नहीं है। ठीक है, तो कॉकिक्स एंड पिना मसल्स। और दूसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? प्री मोलर्स अगर हम बात करें तो प्री मोलर्स तो हमें एक्टिव है, वो फंक्शनल टीथ हैं जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं। इंटरकोस्ट मसल्स क्या है? जो ब्रीथिंग में काम आती हैं क्योंकि वो रिब केज को मूव करती हैं। फेशियल एयर ह्यूमन में कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। हेयर ग्रोथ जो पैटर्न्स होते हैं किसी में होते किसी में नहीं होते, तो वो एक हार्मोनल इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं है, ये वाला ऑप्शंस है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल एंड पेट्रोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीजल में। ठीक है, डीजल जो होता है वो मिक्सचर होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का। जनरली उसके अंदर C10 से लेके C18 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं और इसी के अंदर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर है पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 5 से लेके 12 तक। ठीक है, सीएनजी तो आपको पता ही है, मिथेन से मिलके बनी होती है, उसके अंदर सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे आपके बी डीजल, सी पेट्रोल, ए सीएनजी। तो ये ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है और करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। देखो ये पॉलीमर वाले चैप्टर से आया हुआ है आपका। तो जो क्लास 12th के अंदर पॉलीमर वाला चैप्टर गिवन है आपका, एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना। और आई रिक्वेस्ट यू कि उसमें ना सबसे लास्ट वाले दिन में ही करना, क्योंकि वो फिर याद रह जाता है। ठीक है, एक बार आप करके छोड़ दो, एक बार बिल्कुल लास्ट में रिवीजन करना उसकी। अच्छा, क्लोरोइथीन का जो मोनोमर है, हाँ, क्लोरोइथीन का मोनोमर है PVC। ठीक है, मतलब क्लोरोइथीन किसका मोनोमर है? PVC का। ठीक है, अच्छा, कैप्रोलैक्टम ये तो बहुत कॉमन है, आपको आना भी चाहिए। ये है नाइलॉन 6 का। आइसोप्रीन है आपका नेचुरल रबर का। एक्रोनाइट्रेल है पैन का। ठीक है, तो डी का हो गया 4, बी का हो गया 3 हो गया ना, और सी का हो गया 2 और ए का हो गया 1।
देखो कौन सा ऑप्शन मैच बैठता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके। फॉर द रिएक्शन 2s2O प्लस में O2 गिव राइज टू SO3, तो डेल्टा H जो है उसके अंदर है -45 किलो कैलोरी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द addition of inert gas at constant temperature, the reaction is favored by the increase in temperature, the reaction is favored by the increase of pressure, the reaction is favored by the condition A, B and C। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, सबसे पहले हम अगर टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है यानी हीट निकल रही है, तो ली चैटियर प्रिंसिपल आपको पता ही है। ली चैटियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहाँ पर शिफ्ट होगी, यानी जो रिएक्शन जो होगी वो लेफ्ट में शिफ्ट होगी, क्योंकि ली चैटियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आप इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसको वो नलीफाई करता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ताकि हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो फेवर नहीं करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। अगर हम बात करें प्रेशर की, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कितने मोल है, यहाँ पर है 2 और 1, तो टोटल हो गए 3। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो प्रेशर इंक्रीज अगर हम करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम को वहाँ शिफ्ट करेगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को वहाँ शिफ्ट करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, तो ये राइट में शिफ्ट करेगा, तो इसलिए जो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वो फेवर करेगा इसको। ठीक है, अब है इनर्ट गैस एट लो प्रेशर, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो लो प्रेशर पर तो वो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा रिएक्टेंट्स के, तो इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ वो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, यानी वो बैकवर्ड साइड में रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये वाली रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, जो चैप्टर नंबर 1 रेंसिडिटी वाला टॉपिक है वहाँ से ये उठाया हुआ है। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, यूज ऑफ फ्लैश बैग कंटेनिंग इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आपको पता है अगर आपको कोई भी फूड स्टफ है, आप चाहते हो कि वो ख़राब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे उसके साथ, बताइए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, हम एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, हम उसके अंदर नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन हम डाल के रखते हैं पैकेट्स में, तो हम उसमें इनर्ट गैस भी डालेंगे। पर बफर सॉल्यूशन तब यूज किया जाता है जब हमें पीएच को मेंटेन करना हो। तो यहाँ पे हमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमें पीएच को मेंटेन करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेंशियल रोल्स ऑफ ए फ्लावर आर, जो असेंशियल रोल्स यानी कि इनसे वो आपसे रिप्रोडक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ये जो एसेंशियल रोल्स मतलब जो डायरेक्टली, एक सेकंड में चेक करूँ कैमरा सही चल रहा है ना, बट बहुत बार ऐसा होता है, कई बार हम पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और कैमरा ही सही नहीं होता, तो वो अगेन रिपीट करना बहुत टफ हो जाता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ। असेंशियल रोल्स क्या होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होते हैं हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी स्टेमेंस, और गाइनोशियम यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, और नॉन एसेंशियल रोल्स जो होते हैं हमारे एसेसरी रोल्स होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, और या फिर प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सीड फॉर्मेशन में।
तो वो कौन कौन से हो गए आपके, कैलिक्स और कोरोला, ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, सी एंड डी वो आपकी डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। तो ये हमने लास्ट जो वीडियोस करी उसमें भी हमने किया। तो ब्रास आपको पता है, ब्रास किसका होता है, कॉपर और टिन का। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जो, एक सेकंड, ब्रास होता है आपका कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर और टिन का, ठीक है। और ड्यूरालियम होता है आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का। और मैग्नीलियम, मैग्नीलियम जैसे सिर्फ इसके अंदर मैग्नीशियम होगा तो एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 4 कॉपर और जिंक का। ब्रोंज हो जाएगा आपका 1, ड्यूरेलियम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 4 1 2 3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। एलॉय होते क्या है, जब आप मेटल्स को मेल्ट कर लेते हैं और उन्हें मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके एलॉय। द कंपाउंड इन विच केटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनायन, जिसमें केटायन और एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले NaCl को, ठीक है। NaCl, Na प्लस Cl, ठीक है। तो Na होता है 11, तो इसमें हो जाएंगे 10 और इसके अंदर कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, क्योंकि 17 होता है ये गेन कर लेगा, ठीक है। Na सिमिलरली वही 10 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 54। K2S की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 18 और 18, ठीक है, 18 और 18, क्योंकि हमारे जो पोटेशियम है उसका CCS भी करवाती हूँ मैं, हाँ CCS की अगर मैं बात करूँ CCF की, तो इसके अंदर हो जाएंगे 54, ये सी प्लस में और ये माइनस में, तो इसमें हो जाएंगे 10। देखो जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 19, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। सल्फर क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पर सल्फर S2 फॉर्म में प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक पोटेशियम एक देगा, 2 पोटेशियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर है 16 और बढ़ के कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका K2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग हार्ट देयर आर कार्डिक मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स कॉल्ड। तो आपको पता है हार्ट के अंदर जो फ्रॉग के हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स। कौन सी होती है, पुरकेंजे फाइबर्स। तो फ्रॉग हार्ट के अंदर जो कार्डिक मसल्स होती हैं, जो स्पेशलाइज कंडक्शन फाइबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स। ये फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि रैपिड ट्रांसमिशन हो सके इलेक्ट्रिक इम्पल्स का हार्ट के थ्रू, ताकि क्या हो सके कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन हो सके, ठीक है। मायोनीम्स क्या होते हैं, ये भी कॉन्ट्रेक्टल फाइबर्स होते हैं, परिसर्टेड प्रोटोजोन जैसे कि वॉर्टिसिला या प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि वर्टिब्रेट हार्ट में। टीलोन्ड्रिया ये क्या होती है, टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन इन न्यूरॉन, एक्सॉन की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। कॉलमिनाई कार्ने क्या होते हैं, ये मसल रिजिस होते हैं इंटरनल सरफेस पे वेंट्रिकल्स के, ये कोई स्पेसिफिक फाइबर्स नहीं होते हैं, और ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये रिजिस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर हीमोजोन, ठीक है। तो जो ऐसा प्रोडक्ट रिलीज होता है ब्लड के दौरान जो चिल्स और फीवर करता है वो होता है आपका हीमोजोन। जबकि मैलेरियल पैरासाइट, जब मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है आपके रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन को
हीमोग्लोबिन को ही तोड़ देता है ताकि वो अपना खाना ले सके। तो इस प्रोसेस के अंदर हीमोग्लोबिन को जब वो तोड़ता है तो वो बनता है आपका हीमोजोइन, और हीमोजोइन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो जाके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आपके आरबीसीज टूटते हैं, और इसकी वजह से ही बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, ट्रिगर करता है, और हाई फीवर होता है, हमें शिवरिंग होती है, ठीक है। ये हो जाएगा हीमोजोइन। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। तो क्या ग्राउंड लेवल थोड़ी बढ़ेगा डिफॉरेस्टेशन से? डिफॉरेस्टेशन यानी हम परमानेंट रिमूवल कर रहे हैं ट्रीज का, और उसकी वजह से तो ग्राउंड वाटर कम ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कम हो जाता है। ट्रीज ही तो हमारा रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने के काम आते थे, तो ट्रीज के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, बट डिफॉरेस्टेशन से जो होता है वो रेनफॉल जरूर डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर हम पेड़ ही काट देंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होगी? ओवरऑल मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सॉइल इरोजन तो होता ही है, सॉइल हमारी डे बाय डे ख़राब हो रही है, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस गैस है, अब प्लांट्स होंगे उसे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे ना, उसको यूज़ करेंगे, पर वो भी नहीं होता, तो ग्राउंड वाटर लेवल में इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जहाँ पर नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, जिससे वो क्या बना सके? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा मेच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड होते हैं सर्टोली सेल्स में, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? एंटायर प्रोसेस स्पर्म प्रोडक्शन का जो मतलब स्टार्ट होता है, जिसमें हम स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर है, ये मैंने थोड़ा सा करवाया भी हुआ है आपको, तो एक बार ये सारे वर्ड्स आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस क्लास को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने लगी टॉपिक को, तो वो फिर PYQ का वो नहीं रह जाती, क्लास का मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप जाके प्लीज़ पढ़िए वहाँ से, और यहाँ पर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए जितने हो सके। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं अपोजिट पेल से, वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर में, वो कब होता है? तो वो होता है आपका मेटाफेज 2 में, ठीक है। इस स्टेज ऑफ मियोसिस के अंदर, अगर 2 है तो हमें पता चल ही गया मियोसिस है, तो क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पर, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे अपोजिट पोल्स की, वो अटैच हो जाते हैं कहाँ से? काइनेटोकोर से। इसी वजह से क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में पुल हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रोफेज 2 क्यों नहीं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है इसमें शुरू होते हैं बनना, बिल्कुल बिगिन टू फॉर्म होते हैं। और प्रोफेज 1 क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर अटैच होते हैं, बाइवेलेंस बनाते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है? जहाँ पर वो सेपरेट हो रहे होते हैं। तो काइनेटोकोर से आके अटैच किस में होते हैं? आपके मेटाफेज 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने मेरी ये क्लास देखी, जो रेगुलर देख रहा है उसको पता हमने क्वेश्चन भी वहीं से किया था। पहले मैं टॉपिक वाइज ला रही थी, अब मैंने कहा चलो एक बार PYQ करवाती हूँ पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट्स? क्लोरोमेंटिस टिश्यू होता है, स्क्लेरमेंटाइस टिश्यू भी होता है, वैक्सीलेयर भी होती है, पर एरेनकाइमा का कोई काम नहीं है जीरोफाइट्स में, क्योंकि एरेनकाइमा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो लार्ज एयर स्पेस देता है। तो ये आपका हाइड्रोफाइट्स, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर होता है, ताकि वो फ्लोट कर सके, ठीक है, और एक गैस एक्सचेंज हो सके जहाँ पर पानी नहीं है। तो जीरोफाइट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरेनकाइमा होता है, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्क्लेरेनकाइमा होता है क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट भी देनी होती है, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो, पर एरेनकाइमा का कोई काम नहीं है। अच्छा, असर्शन और रीज़न पढ़ो और इसका वो दो आंसर।
ऑल मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट द ड्रोन, सारे मेंबर्स बी सोसाइटी के डिप्लॉयड होते हैं ड्रोन्स के अलावा। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिजेनेटिकली, ठीक है, तो हाँ ये बात दोनों सही है, ठीक है, ड्रोन्स नहीं होते हैं। हनी बी कॉलोनी के अंदर क्वीन और वर्कर जो भी सारे होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी वो 2n होते हैं, उनका नंबर होता है 32, ठीक है। वो जो डेवलप होते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होते हैं, ठीक है। जो ड्रोन्स होते हैं या जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉयड होते हैं। एन नंबर होता है उनका 16 नंबर होता है, और वो पार्थिनोजेनेसिस से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं उन्हीं उन्हीं से ही वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो गैमेट्स के फ्यूज़न से प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए इनका नंबर क्या होता है, हाफ होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्टिव कोडोन्स कितने होते हैं जब आपको 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, तो लर्न करने वाला क्वेश्चन है 61। टोटल कोडोन्स जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, जो हम AUGC की 4 नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सेंस कोडोन्स होते हैं वो होते हैं 61, वो इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, और यही 20 अमाइनो एसिड्स को बनाने में काम आते हैं। 3 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAE, UAG और UGA, ठीक है, इन्हें स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं। ये सिर्फ एंड करने के काम आते हैं एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, पर ये उसकी सिंथेसिस में काम नहीं आते हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके 61, इफेक्टिव पूछा है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो कौन नहीं करता है, NO, SO2, O3, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फोटोकेमिकल स्मॉग एक टाइप का एयर पोल्यूशन है, वो तब प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट इंटरेक्ट करती है स्पेसिफिक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के ऊपर। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जैसे उसके अंदर NOx हो सकता है, NO भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट में। ओजोन होती है, मेजर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जो इसमें प्रोड्यूस होता है। सनलाइट होती है जो इस रिएक्शन को ट्रिगर करती है, ठीक है। पर SO2 जो है हमारी वो क्लासिकल स्मोग में तो एसोसिएटेड होती है, ठीक है, लंदन टाइप की जो स्मोग होती है जो कूल या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट्स में होती है, पर फोटोकेमिकल स्मोग के अंदर SO2 का रोल नहीं होता, ठीक है। तो SO2 हो जाएगा, रोल नहीं होता, पर ऑप्शन ये सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट डिस्पर्स बाय विंड, किसके पानी हवा के द्वारा डिस्पर्स नहीं होती हैं, तो कैलोट्रोपिस, कॉटन, कोकोनट और ड्रमस्टिक मोरिंगा, ठीक है। आजकल तो इसको बहुत यूज़ बताते हैं कोकोनट, क्योंकि इसके सीड्स जो होते हैं आपको पता ही है जब हम पढ़ाते हैं तो ये वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। उनके फाइब्रस आउटर हस्क होते हैं, उन्हें फ्लोट करने के काम आते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के काम आते हैं। कैलोट्रोपिस और कॉटन ये विंड के द्वारा ही करते हैं, टाइनी टाइनी पैराशूट्स की तरह बन जाते हैं, ठीक है। ड्रमस्टिक्स भी विंड की तरह ही करते हैं, विंड की से ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो है आपकी काली हो जाती है, आपको पता है थोड़े टाइम में, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास पढ़ाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सा है वो होगा आपका Ag2S, ठीक है। सिल्वर मेटल जो है वो रिएक्ट करता है H2S गैस के साथ और बना देता है Ag2S, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी होता है और साथ में पानी निकल जाएगा, तो यह ध्यान रखना। क्लॉथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोज आर, सेलुलोज से कौन कौन से जो हैं वो क्लॉथ्स ऑब्टेन हो सकते हैं, तो वो होगा आपका कॉटन एंड रेयॉन। कॉटन जो है नेचुरल फाइबर होता है जो कॉटन प्लांट के सीड्स के अराउंड ग्रो करता है और ये सेलुलोज का ही बना होता है। रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो नेचुरल सेलुलोज से बनता है, ठीक है। नायलॉन और सिल्क ये सेलुलोज बेस नहीं होते हैं, नायलॉन तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक जो फाइबर है वो होता है आपका नायलॉन, और सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज प्रेजर्वेटिव,
It is used for manufacture of sodium metal and chlorine gas by electrolysis in molten salt. It is used for manufacture of caustic soda. It is used for manufacturing baking soda and washing soda by Solvay process. तो प्रेजर्वेटिव, हाँ बिल्कुल, सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं मीट को, फिश को, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो. सोडियम मेटल, हाँ, जो डाउन्स प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन, यस बिल्कुल, जो हमारे डाउन प्रोसेस है, ठीक है, उसके द्वारा हम कैथोड पर सोडियम मेटल को ऑब्टेन करते हैं और क्लोरीन को कैथोड पर हम करते हैं सोडियम को, और क्लोरीन को करते हैं हम एनोड पर, ठीक है, डाउन प्रोसेस के द्वारा, डाउन प्रोसेस. कास्टिक सोडा, हाँ, क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि हम कास्टिक सोडा का भी प्रोडक्शन करते हैं. सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा कॉमन सॉल्ट जो है वो प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है सॉल्वे प्रोसेस में, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के काम आता है और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है. आप देखना जो हमारा 12th वाला चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10 के अंदर, जिसमें हम यूज़ ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर हम NaCl को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. तो ये सारे उसके यूज़ हैं. तो ये क्या, ऑल ऑफ द अबव, ये सब मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको हमारे कोर्स. एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डेटॉल इज़ ड्यू टू, किस वजह से होता है इसका एंटीसेप्टिक एक्शन, तो वो होता है आपका क्लोरोक्साइनोल, ठीक है. तो ये याद रखना, डेटॉल एक मिक्सचर होता है इसका क्लोरोक्साइनोल का और प्लस में टर्पिनोल का, ठीक है, जो सुटेबल सॉल्वेंट होता है अल्कोहल और वाटर का. तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देता है. Which of the following alkene will give the same product when treated with HBr in presence and absence of peroxide? तो कौन सी ऐसी एल्कीन है जो सेम प्रोडक्ट देगी जब उसे आप एच बी आर की प्रेजेंस और एब्सेंस में, यानी मार्कोनिक रूल को भी फॉलो करेगी और खराश इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिक को भी फॉलो करेगी. तो इसके अंदर आप देखिए ब्यूटीन 2 इन, अगर हम बात करें ब्यूटीन 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आप खुद सोच के देखो, ठीक है, ब्यूटीन 2 इन है. अगर मान लो, अगर हम उसकी बात करें कि जिसमें वो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, ये प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देखती हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोनिक. तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पर कार्बन के पास ज़्यादा, जो कार्बन है उसके पास ज़्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे, ठीक है. और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या होगा, मार्कोनिक में ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पर कार्बन के पास लेस जो है आपके हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि अब उसके अंदर दोनों सेम रहना चाहिए. ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ आपको ब्यूटीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है. चाहे ब्रोमीन आपका यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, बात तो सेम ही होनी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है. बनना क्या है, दोनों में ही 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है. तो इसी वजह से अब हमें ये देखो, हमें ये देखते ही आ जाना चाहिए कि प्रोपीन है, चाहे 2-मिथाइल प्रोपीन है, ब्यूटीन 1 है, ये सब एसिमेट्रिकल है. तो हम चाह के भी दोनों से सेम प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं. अगर आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें एक लाइन लिखी भी हुई है कि सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए काम आता है. तो आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका कलर को डिकलराइज करने के काम आता है. बेकिंग सोडा एक एंटा एसिड है. वॉशिंग सोडा ग्लास को प्रिपेयर करने के काम आता है. और प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज बनाने के काम आते हैं. तो ऑप्शन ये मैच करो आप. तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में डीकलराइज के लिए काम आता है. NaHCO3 क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है, जो एंटा एसिड की तरह काम आता है. वॉशिंग सोडा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए इसका, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 वाटर, ठीक है. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर, ठीक है. तो ए का है आपका, ए का है 3, ओके, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2, डी का है 2. तो ऑप्शन नंबर सी, डी का है 2, नहीं 3 4 1, वॉशिंग सोडा 1 है और ये है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है.
बेकिंग सोडा 4 ही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक यानी जिसमें हीट निकलती है। तो जब आप क्विक लाइम के साथ वाटर को डालते हैं तो ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट हीट देता है, तो ये है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है, क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इवेपोरेशन ऑफ ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है, क्यों? क्योंकि अगर ये पानी को हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो पानी उड़ेगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। तो 1 एंड डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट निकलना, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स व्हेन देयर इज। तो ये तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा स्मॉल डिफरेंस होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मिसिबल लिक्विड्स यानी जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये होती कैसे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं हम, जो लार्ज स्पेस, जो लार्ज सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि हम रिपीटेड इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कर सकें। ठीक है, और अगर ज़्यादा होगा उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन है, पहले लिखो 1,2-ब्यूटाडाइन। ब्यूटा यानी कि 4, 1 पे भी होना और 2 पे भी होना चाहिए। अच्छा अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसमें पूछा है, अगर मैं बात करूँ C1 की, ठीक है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका sp2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sp, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 sp2, और ये लास्ट में हो जाएगा आपका sp3। ठीक है, तो इसके अंदर तो सब है, sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, तो इसके अंदर सब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स 1 कार्बोनियम आयन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ CBr बॉन्ड। जब हम 1 कार्बोनियम बनना चाहिए जब आप कार्बन ब्रोमीन का क्या करें, तोड़ें उसे। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एक बार ऑप्शन देखते हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3, ठीक है, CH2 CH3 3 CH2Br, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसके जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, जो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा वो जो क्या होता है, कार्बोनियल बनाता है। आइसोब्यूटाइल कार्बोनाइड, आइसोब्यूटाइल में भी यही होता है, CH3 2 CH2Br। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर जब हम Br को हटा देते हैं यहाँ पर भी Br बनता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है। ठीक है, तो इसी वजह से ही क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बोनियम आयन है वो बनेगा। अगर मैं बात करूँ कि दोनों में क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर देखो तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हट जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो ये भी सेकेंडरी बनाता है। अब हम एक्टिव अमाइल ब्रोमाइड में देखें तो इसमें भी सेकेंडरी वन बनता है। तो सिर्फ यही ऑप्शन जो है जिसके अंदर जो हमारा कार्बोनियम आयन बन रहा है वो प्राइमरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है, स्टीविया, ये तो बहुत आजकल कॉमन यूज़ में भी है। ये नेचुरल स्वीटनर होता है, जो स्टीविया जो हमारा जो प्लांट है स्टीविया रेबूडियाना से ऑब्टेन होता है। और ये मतलब इसका जो टेस्ट है वो स्टीवियल ग्लाइकोसाइड से होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। जिससे जो फॉर एग्जांपल वेट लॉस कर रहे होते हैं उन्हें भी सजेस्ट किया जाता है कि आप ये ले सकते हो। स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है। ठीक है, इन द रिएक्शन एक्स जो आपको रिएक्शन दी हुई है तो क्या पॉसिबल नहीं होगा इनमें बनाना। तो देखो जो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन जो है वो है क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन के आपके क्या है, ये रिएजेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका जो कार्बोनिल जो है आपका
ठीक है, जो आपके जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, यानी जो ये जो रिएक्शन जो ये रिएक्शन दी हुई है, ये किसके एजेंट है, क्लेम्सन रिडक्शन के हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो रिड्यूस होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, ताकि वो मिथेनाइल, ताकि जो आपका मिथेनिन ग्रुप है उसे वो बना सके। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है, एक एल्केन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रोपेन, आइसोपेंटेन, एनपेंटेन, ये सब तो बनेगा, पर प्रोपेन नहीं बन सकता हम। ठीक है, क्योंकि प्रोपेन एक एल्कीन है, तो क्लेम्सन रिडक्शन के अंदर एल्कीन्स नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्माइट्स एंड आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स, बोथ एस्टेब्लिश फंगस गार्डन इन देयर नेस्ट टू फीड ऑन फंगस। तो क्या ऑप्शन है, टर्माइट्स और आंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं स्पेशलाइज रोल्स के साथ, और ये क्लासिफिक एग्जांपल है यू सोशल इंसेक्ट्स का। ठीक है, यू तो ये बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन, पर इसी वजह से वो फंगस गार्डन्स एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं टर्माइट्स की या कुछ आंट्स की, वो फंगस क्रिएट करती है, पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से, और ना ही ये से एक्सप्लेन कर रहा है, तो जैसे इसी की वजह से, क्योंकि कुछ एक जो हमारे टर्माइट्स होती है वो अलग अलग डाइट लेती है, कोई वुड लेती है, कोई सीड पे होती है, कोई इंसेक्ट पे होती है, तो ऑप्शन ए तो सही है, पर आर फॉल्स है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ओके, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, कैसे होता है, आपका स्टोमेटा से, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल से, और हाइड्रोथोड से, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल से भी, से जो इंटरसेलुलर स्पेस से वो इवेपोरेशन हो जाता है, हाइड्रोथोड से भी गटेशन होता है। ठीक है, गटेशन यानी कि जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर आपको सुबह सुबह दिखती है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी सारी, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होती है वो ये देखती है कि ऑब्जर्वेबल जो उनके फिजिकल ट्रेट्स है वो कैसे हैं। ठीक है, डीएनए करेक्टरिस्टिक्स पे नहीं होती है, ना ही सेक्सुअल करेक्टर्स पे, और एंसेस्ट्रल लीकेज भी नहीं देखती है। अगर आपको एंसेस्ट्रल लाइनेज देखनी है तो वो हो गया आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये याद रख लो, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74, हेक्सागोनल पैकिंग की 74, बॉडी सेंटर की 68, और सिंपल क्यूबिक की 52.4। तो सिंपल क्यूबिक सबसे लीस्ट। ठीक है, याद रख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कौन है आपका, तो है आपका कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर मतलब डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अलग अलग बॉडीज़ में प्रेजेंट होंगे, जबकि टेप वॉर्म, लीच और अर्थ वॉर्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो सेम ही इंडिविजुअल्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, यानी वो बाइसेक्सुअल है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, तो आपको पता है अमीबा, अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड सेल वॉल न्यूक्लियस होता है। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि उनका जेनेटिक मटेरियल तो कहीं भी फ्लोट कर रहा होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, जैसे कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो वो होता है आपका हेप्लॉइड। कैसा होता है, हेप्लॉइड। जो जैसे कि एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म्स की तरह नहीं, जहाँ पर वो ट्रिप्लॉइड होता है। देखो इन्होंने जिम्नोस्पर्म का पूछा, तो आप सीधा एंडोस्पर्म देखिए, कहीं ट्रिप्लॉइड पे मत लगा देना। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वो कैसा होता है, हेप्लॉइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बनता ही फर्टिलाइजेशन से पहले। अच्छा, डायमैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक आपको देखना पड़ेगा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, ऑक्सीजन तो 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये इसमें हो जाएगा 16। ठीक है, और O2 नेगेटिव के अंदर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, इसके अंदर एक हम माइनस कर देंगे 15, और इसमें हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो इसमें अगर हम 18 वाले के अंदर हम देखेंगे
ठीक है। तो इसके अंदर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी सिग्मा 2 1s2, ठीक है। अच्छा, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा, ये आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, 2pz, और ये पाई 2px2 2py2, और लास्ट में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2px तो इस सब में ये बिल्कुल क्या है, डायमैग्नेटिक है। जबकि O2 में, O2 प्लस में, O2 नेगेटिव में, सब में एक अनपेयर्ड जो है आपका वो होगा, किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होंगे, ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक। अब ड्रॉ करके देखना, एक बार ड्रॉ करके देखोगे MOT आपसे हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट्स यानी कि जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसका क्या एग्जाम्पल होता है, तो वो होते हैं आपके, इसमें बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हॉर्सटे प्लांट, लाइकन, पेपिजिया और एप्टेरा। तो जो आपका ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म जो है आपका वो एप्टेरा, ठीक है, ये एक जिम्नोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म को बेसिकली हम वो कहते हैं, पर इस ऑप्शन में यही सबसे सेट बैठ रहा है, ठीक है। हॉर्सटेल प्लांट क्या होते हैं, हॉर्सटेल प्लांट टेरिडोफाइट्स होते हैं। लाइकन्स एक तरह से एसोसिएशन है, और पैजिया भी एक तरह से फंजाई है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्टेरा, ठीक है, ओके। अगर आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा कोफिशिएंट हैं लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के सॉलिड क्यूब के, तो इसमें आपका, मुझे देखने दो, शायद ही क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से आ गया, ये फिजिक्स वाले सर आपको करवा देंगे, ठीक है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन गैस फेज। तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है, वो कौन सा होगा गैस फेज में। देखो इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन से फेज के अंदर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो देखना होता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो होगा आपका अमंग द फॉलोइंग इज, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो जो हमने HTET का पेपर देखा था, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा इतने क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री और बायो से थे, ठीक है। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें। गैस फेज के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइंस की, वो तभी डिटरमाइन की जाती है प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका है, ट्राईथाइल अमाइन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल्स ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है गैस फेज के अंदर टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, ठीक है। आप देखो इतने क्वेश्चन जो है वो इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायो से आए हैं। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से, टाइम बहुत कम है, रेगुलर क्लासेस आएंगी, आप भी रेगुलर पढ़ाई करते रहें, अपना शेड्यूल सेट करें, उसे ख़त्म करके ही सोएं। थैंक यू सो मच।